अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ओ लेवल्स IGCSE GCE का जो एवरीडे मैथमेटिक्स का सेक्शन हमने स्टार्ट किया है उसका नेक्स्ट लेक्चर। हमारे इस लेक्चर के अंदर हम आज स्टार्ट करने लगे हैं परसेंटेजेस। परसेंटेजेस बड़ा इम्पोर्टेंट और नहायत आसान है। अगर हम थोड़ा सा तरीके से परसेंटेजेस को देख लें तो हमें कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी क्वेश्चन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। शुरू करते हैं परसेंटेजेस, फिर देखते हैं साथ साथ हम आज क्या सीखेंगे। परसेंटेजेस के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है, हम ये देखते हैं कि कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन टू परसेंटेज। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब चाहे वो फ्रैक्शन हो या चाहे डेसिमल हो, उसको हमने परसेंटेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसके लिए एक नोट लिख लेते हैं। इधर फ्रैक्शन या डेसिमल, मैं वो चीज़ पूरी नहीं लिख रहा, जस्ट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन और डेसिमल विद 100 एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब होता है और उसका उलट। हमने अगर किसी फ्रैक्शन को या डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन है 4/5, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किया 100 विद 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 80 और उसके साथ हम साइन डालते हैं परसेंट। तो परसेंटेज का हमारे पास ये सिंबल होता है कि ये इतने परसेंट हैं। एक और एग्जांपल अगर हम करते हैं 3/15 तो इंटू 100 किया तो हमें पता लग गया ये 33.3%। अब परसेंटेज जो है वो डेसिमल में हो सकती है, ठीक है, ऐसे लाजमी बात नहीं है कि हमेशा सिर्फ होल नंबर में आंसर आए। इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर है 0.4, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 40%। और वाइस वर्सा था, वाइस वर्सा का मतलब यह है कि अगर आपने किसी परसेंटेज को डेसिमल में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही जो पहली एग्जांपल थी 80%। अब ये जो परसेंट है ना, परसेंट का मतलब क्या होता है, जब हम परसेंट रिमूव करते हैं ना, परसेंट हटाया तो हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो ये 008/10 का मतलब होता है 4/5, 4/5 वही आंसर आ गया जो हमने स्टार्ट किया था। फिर इसी तरह अगर हमने किसी को डेसिमल के अंदर लेकर आना है तो हम 40% परसेंट था, परसेंट रिमूव किया, नीचे 100 आ गया, तो अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 0.4। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक सी चीज़ थी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कि हम परसेंटेजेस निकालते कैसे हैं, क्वेश्चन के अंदर परसेंटेजेस हम कैसे सॉल्व करते हैं। परसेंटेजेस को सॉल्व करना सीखने के लिए ना एक मेथड है, वो समझ लें, याद नहीं करना, मेथड समझना है, ठीक है। उसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के अंदर पहले आपने हमेशा स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टैंडर्ड, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सेट करना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने कैटेगोरिकली चीज़ को लिखना है, स्टैंडर्ड सेट करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये कि हमारे पास 4 मेन है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है यूनिटरी मेथड की। हमारे पास मेन कितने हैं, 4, और वो फूड खा रहे हैं, फूड कंज्यूम कर रहे हैं कितनी, 10 kg, ठीक है। हमारे पास मेन जो हैं 4 हैं, वो फूड खा रहे हैं 10 kg। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेन हो जाए 12, तो वो कितनी फूड कंज्यूम करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं x,
इसको यूनिटरी मेथड भी कहा जाता है, रेशो मेथड भी कहा जाता है। किन दो चीज़ों की बात हो रही है? मेन और फूड की बात हो रही है। तो मेन रेशियो फूड 4:10 कि अगर 4 लोग होंगे तो वो 10 kg फूड या 10 रोटियां खा जाएंगे या 10 प्लेट चावलों की खा जाएंगे, ठीक है। तो अगर 12 मेन हो जाएं तो वो कितना फूड खाएंगे? हमने सबसे पहले क्या किया? स्टैंडर्ड सेट किया कि दोनों साइड्स का जो गिवन डाटा है ना हमारे पास, हमें वो पता होना चाहिए। देखो, मेन और फूड दोनों तरफ का गिवन डाटा एक हमें पता था, एक स्टैंडर्ड हमें पता था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो फिगर आउट करना है, जो फाइंड करना है वैल्यूज पुट की, दूसरा अगला स्टेप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई किया x के साथ विच इज़ 4x इक्वल्स 12 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ जो आ जाता है 120। तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 30। अब x जो है वो आपके पास फूड के सेक्शन में आ रहा था, तो फूड वहाँ पे रोटियाँ थी तो 30 रोटियाँ हो गई, 10 kg फूड था तो 30 kg आंसर आ गया। एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह यहाँ पे, इसके बाद यूनिटरी मेथड को समझने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल कर रहे हैं हम यूनिटरी मेथड को समझने के लिए। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि 6 लेबर घर बना लेती है इन 30 डेज, ठीक है। 6 वर्कर्स कैन बिल्ड अ हाउस इन 30 डेज। हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द सेम हाउस इन 10 डेज, या इन 15 डेज कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, मैं लिख देता हूं, 6 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस in 30 days. How many workers are required to build the same house in 15 डेज। अब देखो, क्वेश्चन में से हमने पहले स्टैंडर्ड के लिए डेटा निकालना है। सबसे पहली चीज क्या लिखनी होती है? आपने लिखने होते हैं कि कौन सी दो कैटेगरीज की बात हो रही है। यहाँ पे वर्कर्स और डेज की बात हो रही है कि कितने वर्कर्स हैं और कितने डेज हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्कर्स और डेज। अब पहले क्या था हमारे पास? 6 वर्कर्स। 6 वर्कर्स जो हैं वो आपके पास घर बना रहे थे कितने दिनों में? 30 डेज में। तो यहां पर आ गया हमारे पास 30। अब हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड? वर्कर्स हमने फाइंड करने हैं, तो हमने कर लिया उसकी जगह x, और टू बिल्ड द सेम हाउस इन 15 डेज। अब वो 15 डेज के अंदर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहां पे करेंगे तो क्या उससे हमारा आंसर ठीक आएगा? नहीं आएगा। देखें, आपको बताता हूं, ये मैंने खुद एक क्वेश्चन चूज किया। इसकी वजह क्या थी आपको अभी वो भी बता देता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, यहां से x का आंसर आपके पास आ जाएगा 3 सॉल्व करने के बाद। आप भी कह रहे होंगे कि एक घर है और एक घर को बनाने के लिए 30 दिन में बनाने के लिए 6 वर्कर्स लगते हैं, और दिन अगर कम हो गए हैं तो वर्कर्स तो हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ना। अब वर्कर्स भी कम हो गए हैं। ये क्या बात हुई कि 3 लोग वही घर 15 दिनों में बना रहे हैं, 6 लोग वही घर 30 दिनों में बना रहे हैं। यहाँ पे फ़र्क आता है। यूनिटरी मेथड की एक लिमिटेशन है कि हम यूनिटरी मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में, जहाँ पे एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही हो, ठीक है। तो इन्वर्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, चलो वो भी उसके साथ में समझा देता हूँ आप लोगों को। वैसे इसका क्वेश्चन नहीं है लेकिन लाइफ के अंदर ये चीज़ यूज़ की जाएगी। तो ये है आपके पास रॉन्ग, ये गलत है, ध्यान रखनी है इस चीज़ का। यहीं पे अगर मैं वर्कर्स
रेशियो डेज। 6 वर्कर्स हमारे पास करते हैं 30 और कितने वर्कर्स 15 डेज के अंदर वही काम कर लेंगे। तो अब हम अगर इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे एक चीज़ इंक्रीज है दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो हम उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सीधा सीधा आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15x इक्वल्स 13 to 15 6 इज 180, 180 डिवाइड बाई 15 आपके पास आंसर आ जाता है 12 वर्कर्स। ठीक होगी ये बात। तो ये यूनिटरी मेथड की एक लिमिटेशन क्या है, ये भी यूनिटरी मेथड ही है, मतलब हम इसको कर सकते हैं, लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना वो सिर्फ हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, जहाँ एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ आपके पास यूज़ होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस में। ठीक है, ओके। तो हमारे पास दो एग्जांपल्स हमने देख ली, यूनिटरी मेथड हमने देख लिया। अब हम बाकी आके जो है ना परसेंटेजेस के ऊपर चलते हैं। परसेंटेजेस में क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, जिसमें ये कहते हैं x% ऑफ y इक्वल्स x% ऑफ y इक्वल्स x ओवर 100 इंटू y। ये एक फॉर्मूला है जो कि हर किसी को सिखाया जाता है, रटा लगवा दिया जाता है। असल में क्या हुआ, x% हमने ये देखा है यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया कि जब हम परसेंट ख़त्म करते हैं तो डिवाइड बाय 100 होता है। ठीक है, ऑफ y, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आ गया, y एज इट इज़ लिख दिया। ये फॉर्मूला ठीक है, बिल्कुल आप लोगों ने याद करना है, आप लोग इस फॉर्मूला को याद करें, सॉल्व करना है सॉल्व करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड ये करूँगा कि आपने हमेशा क्या करना है, यूनिटरी मेथड यूज़ करना है परसेंटेजेस सॉल्व करने के लिए। और परसेंटेजेस सॉल्व करते हुए यूनिटरी मेथड के अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ख़ास ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि वो सारा सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर ही होता है। परसेंटेजेस के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा, तो ऐसा सिनेरियो बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड 20% ऑफ 300। हमने फाइंड करना है 20% ऑफ 300। अब यहाँ पर एक अमाउंट है 300, ठीक है, $300 के लेते हैं। हमने क्या करना है, अमाउंट रेशियो परसेंट, दो कैटेगरीज जो हैं उनकी अलग अलग बनाई, अमाउंट रेशियो परसेंट। अब स्टैंडर्ड क्या है, हमारे पास अमाउंट है 300 और ये कितनी अमाउंट है, ये 100% अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 100 सिर्फ 100 लिख दिया। यहाँ पर दो तीन बातें मुझे आप लोगों को समझानी है परसेंटेजेस से रिलेटेड। नंबर 1 कि 100% क्या है, 100% होता क्या है। 100% का मतलब है इन टोटल, इन फुल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास यार इस टाइम पे टोटल 50 रुपये हैं, 50 रुपीज़ है मेरे पास और है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास इस वक्त जो 100% अमाउंट है वो क्या है, 50 रुपीज़। मैं कहता हूँ यार आपके पास, आपसे मैंने पूछा आपके पास कितने पैसे हैं, आपने कहा मेरे पॉकेट के अंदर सर 200 है, तो मेरे पास 50 हैं वो मेरे लिए 100% है, आपके पास 200 है वो आपके लिए 100%। टोटल अमाउंट आपके पास कितनी है, 200, वो आपके पास 100%। इसी तरह किसी और के पास अगर 300 हो जाए तो वो उसके लिए 100% है। ठीक है, पहली चीज़ क्या हो गई, 100%। जो भी क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन के अंदर हमने, दूसरी बात ये कर रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़ ये फिगर आउट करनी है कि अच्छा इसमें से 100% क्या है, इसमें से 100% क्या है। हम जब भी किसी चीज़ से रिलेट करके कोई चीज़ फाइंड कर रहे होते हैं ना परसेंटेज, तो वो 100% उसको 100% कंसिडर करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने 20% फाइंड करना था, किसका, 300 का, मतलब हमें 20% चाहिए किस में से, 300 में से। मतलब जो टोटल एक वैल्यू पड़ी है यहाँ पे $300 इधर पड़े थे, उसमें से हमने 20% लेने हैं। तो वो जो 20% हम ले रहे हैं किस में से ले रहे हैं, वो 100% एक अमाउंट पड़ी है उसमें से हम 20% ले रहे हैं। तो पहली चीज़ ये फिगर आउट करना कि 100%
कौन सी वैल्यू बनती है, ठीक है। तो उसको यूज़ करके फिर हमने पहला क्या सेट करना है, अपना स्टैंडर्ड। हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब हमें कितने परसेंट चाहिए, हमें 20% चाहिए ना। तो 20% कितनी अमाउंट बनती है, x नहीं पता क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 100 300 इंटू 20 इक्वल्स 100 इंटू एक्स 100x। तो यहाँ से x का आंसर आप इसको सॉल्व करेंगे, 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास $60 कि 20% ऑफ 300 इज $60। अब स्टूडेंट्स जब अभी इस पॉइंट तक जब हमने क्वेश्चंस किए होते हैं ना, तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर वो तो फॉर्मूला आसान नहीं है, हम चुप करके बस ऊपर x की जगह लिखें 20, नीचे 100 और मल्टीप्लाई कर दें 300 से, वो तो ज़्यादा आसान है, उसमें सीधा सीधा वैल्यूज़ पुट करो और आंसर आ जाए। हाँ, वो इस लेवल तक ठीक है, आसान है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन अभी जब हम फर्दर और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो उसके अंदर हमारे लिए समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि हमें समटाइम्स ऐसे होता है कि हमेशा 100 से डिवाइड नहीं किया जा रहा होता, ठीक है। जिस तरह एक एग्जांपल और सॉरी एग्जांपल अगली क्या है, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे फाइंड %30 of a value is $120. Find the value. 30% of a value is 120 कि एक वैल्यू थी, हमें नहीं पता वो कितनी है, उसका 30% अगर हम निकालें ना तो वो क्या बन जाता है, 120। अब ये बताओ वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, एक वैल्यू है, ठीक है, या हम उसको, हमारे पास $1 हैं तो हम उसको भी अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास अमाउंट है और दूसरा हमारे पास यहाँ पे परसेंटेजेस की बात हो रही है, तो हमारे पास दूसरा कॉलम हमेशा परसेंट पे चलेगा, दो कैटेगरीज। अब स्टैंडर्ड क्या है, क्या स्टैंडर्ड इस वक्त हमारे पास 100% का मौजूद है, नहीं मौजूद, हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद है सिर्फ 30% का। हमें ये पता है कि जो अमाउंट है 120, ये है आपके पास 30%, है ना। अब हमने जिस अमाउंट में से वो 30% निकाले थे, वो अमाउंट क्या थी, वो टोटल अमाउंट थी, और टोटल हमेशा क्या होता है, 100%। अब हालांकि ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है कि वो 100% है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने समझना है इस बात को कि जब भी हम कोई चीज़ किसी चीज़ में से निकालते हैं, मैं ये कहता हूँ कि यार आपके पास जो पैसे हैं ना, मैंने उनमें से आधे निकाल लिए। अब आधे निकालने का मतलब क्या है कि पूरे आपके पास थे, है ना, और पूरे अगर आपके पास, तो पूरे का मतलब क्या है, 100%। तो यहाँ पे 100% x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 120 इंटू 100 इक्वल्स 30x। तो 30 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x आपके पास क्या आ गया, 400। वो जो टोटल अमाउंट थी वो क्या थी, $400। ठीक हो गई ये बात। अब आगे चलते हैं। $300 is increased by 40%. $300 is increased by 40%. Find the increased value. Find the increased value. सबसे पहला क्या है, स्टैंडर्ड सेट करना है। स्टैंडर्ड क्या सेट करना है, डॉलर्स है, अमाउंट है, और 40% मतलब परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है। हमारे पास एक है अमाउंट और एक है हमारे पास परसेंट। अब आप ये देखो कि 300 जो है वो एक टोटल अमाउंट पड़ी है, उसको इंक्रीज किया है 40% से। इंक्रीज किससे किया, 40% से। अब 300 हमारे पास अमाउंट है वो, तो वो जो अमाउंट है 300, ये कितनी है, ये क्या ये 100% है या ये 40% है,
ये 100% है, इसको इंक्रीज करना है बाय 40%। तो ये 300 आपके पास आ जाएगी 100%। और हमने फाइंड करनी है x अमाउंट, आपके पास आ गई 40। कि पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि 300 का 40% क्या होता है। अगर हमें वो पता लग जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 300 इंटू 40 इक्वल्स 100x, तो x का आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, अब हमें यह पता लग गया कि 300 का 40% जो है वो होता है $120। तो 120 से इंक्रीज करनी है वैल्यू किसकी, 300 की। तो 3 इंक्रीज्ड वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इंक्रीज्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 300 प्लस 120 इक्वल्स $420। $420। अब क्या किया हमने पहले देखा कि ओके 300 जो है वो 100% थी, और हमने देखा कि 40% क्या बनती है अमाउंट, तो 40% हमने फाइंड कर ली। ठीक है, 40% फाइंड करने के बाद हमने उसको ओरिजिनल में ऐड कर दिया, तो वो इंक्रीज हो गया बाय 40%। इसमें ये जो लास्ट स्टेप है ना, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी होता है, वो क्या, वो यही सेम क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, $300 इज इंक्रीज बाय 40%, यही करने लगा हूँ दोबारा। इसमें क्या आता है, हमारे पास है अमाउंट रेशियो परसेंट। अमाउंट थी हमारे पास 300 और उसकी परसेंट बन रही थी 100। ठीक है, हमने चेक करना है कि अमाउंट 40% इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी। 40% इंक्रीज होने के बाद, देखो ये अमाउंट है 100%। अगर मैं परसेंटेज की लैंग्वेज में बात करूं, परसेंटेज की टर्म्स में बात करता हूं, ये अमाउंट है 100%। जब इस अमाउंट को हम इंक्रीज कर देंगे 40% से, तो ये 100% की बजाय क्या हो जाएगी 140%। वो कहते हैं ना यार मुझे 200% प्रॉफिट हुआ। 200% का मतलब क्या, मुझे डबल प्रॉफिट हुआ। वो कहते हैं मुझे 150% प्रॉफिट हुआ, मतलब मुझे भाई 1.5 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई पहले 100% थी, 100% में 40% इंक्रीज हो गए, तो अब वो वैल्यू जो है वो टोटल कितनी हो गई, वो 140% हो गई। तो बजाय इसके कि हम 40% करें यहाँ पे, हम डायरेक्टली 140% लिख देते हैं। और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 300 इंटू 140 इक्वल्स 100x। 100 इधर आके डिवाइड होगा, x का आंसर आ जाएगा आपके पास क्या आया था 420। दोनों तरीकों से आंसर आपका ठीक आएगा। इसमें क्या है, इसमें एक स्टेप ज़्यादा है, इसमें स्टेप कम है, जल्दी सॉल्व हो गया। ओ लेवल्स के अंदर, पेपर के अंदर वैसे आपकी जब ए स्टार की तैयारी होगी तो टाइम आपके पास बहुत होता है। ठीक है, तो आप चाहो उस मेथड से कर लो, चाहो इस वाले जिसमें एक स्टेप ज़्यादा है उससे कर लो, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन आती है। लेकिन ये जो परसेंटेज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है ना, इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, कि परसेंटेज में जब चीज़ एक इंक्रीज़ हो रही है तो वो बाय परसेंट भी इंक्रीज़ होती है। जिस तरह यहाँ पे एक अमाउंट थी 300 जो कि 100% थी, बाय 40% उसको इंक्रीज कर दिया तो वो अब कितनी हो गई 140%। अब यही क्वेश्चन को मैं ऑपोजिट करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने ये फॉर्मूला यूज़ क्यों नहीं किया, कि इस फॉर्मूला के अंदर मुश्किल हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो मैं अभी लिखने लगा हूँ। ठीक है, एन अमाउंट इज 420 after an increment of 40%. Find the amount before the increment। कि एक अमाउंट इंक्रीमेंट के बाद 40%, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना।
ठीक है। 40% इंक्रीज करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो है $420 लिख लेते हैं यार, ठीक है, $420। तो 40% इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज $420। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कौन सी वैल्यू थी जिसको हमने 40% इंक्रीज किया तो आपके पास $420 आए। अब यहां पर अगर हम ये देखते हैं इस क्वेश्चन के जरिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि x% ऑफ y तो हमें पता ही नहीं है जो टोटल है, x% हमने कि अगर हम 40% y का निकालना चाह रहे हो, 40% ऑफ y तो हमें पता ही नहीं है, हमारे पास क्या आंसर आएगा, कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे इस मेथड के अंदर आसानी क्या होगी, हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट करना आसान होगा, अमाउंट रेशियो परसेंट। जो स्टैंडर्ड हमें गिवन है वो क्या गिवन है, उन्होंने ये कहा कि अमाउंट इज 420, मैंने लिखा अमाउंट इज 420 आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 40%, कि 40% इंक्रीज करने के बाद ये वैल्यू बनती है 420। 40% इंक्रीज करने के बाद मतलब ये कि पहले 100% थी, फिर उसमें 40% इंक्रीज किया तो 420 बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज के अंदर ये आपके पास 140% बन गई वैल्यू, ठीक। अब हमने क्या फाइंड करना है, बिफोर इंक्रीमेंट तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में थी, 100% थी, तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, इसको 100 लिखा और यहाँ पे कर दिया इसको x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 420 इंटू 100 इक्वल्स 140x। 140 इधर आके डिवाइड होगा तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी $300। बात समझ आई, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर हम इसी तरह की हम एक और एग्जांपल भी करते हैं जिसमें एक इंक्रीज्ड वैल्यू हमें पता होती है। मैं ये कहता हूं अरसलान्स सैलरी आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 30%, after an increment of 30% is $1,300। 30% इंक्रीमेंट हो गया भाई, 30% इतना तो बड़ा प्रमोशंस के ऊपर होता है, इसके भी यार कई बार प्रमोशंस पे भी नहीं होता, नॉर्मली इतना कोई सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ मेरी इंशाल्लाह मेरी कमाई के अंदर होगा इंक्रीमेंट, आप लोगों की सपोर्ट के ज़रिए आप लोग जो है मुझे क्या नाम है सपोर्ट करेंगे, जिस लिहाज से अभी तक मुझे सपोर्ट मिल रही है अपने यूट्यूब के लेक्चर्स के ऊपर, तो 30% तो क्या हम 100% भी इंक्रीज कर जाएंगे। खैर, अरसलान सैलरी आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 30% इज 1300। फाइंड अरसलान सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। मुझे लग रहा है कि मैं इंक्रीमेंट के स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, शायद इंक्रीज CREA होता है शायद। एनीवेज हमें मैथ्स के अंदर जो है ना स्पेलिंग का कोई वो हमारे मार्क्स कटते नहीं है, और मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसके स्पेलिंग्स मुझे याद हो। खैर हमारे पास है सैलरी और परसेंट। सैलरी डॉलर्स में है, हमने लिखा सैलरी रेशो परसेंट, ठीक, सैलरी रेशो परसेंट। अब जो सैलरी है और परसेंट, सैलरी हमारे पास अभी कितनी है 1300 हो गई सैलरी। ये कब हुई, इंक्रीमेंट लगा, कितना इंक्रीज हुआ, कितना 30% से हमारे पास 30% इंक्रीज आया। परसेंट में हम वो साइड पे लिखते नहीं होते, तो 30% इंक्रीज आया तो 130, टोटल 130% हो गया ना, ये 1300 सही, तो 130। अब एक्चुअल जो सैलरी थी वो कितनी थी, वो थी 100, हमने वो फाइंड करनी है, हम करेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन जाता है 1300 इंटू 100 इक्वल्स 130x। तो x का आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाता है $1000। ओए होए,
बड़ा जंप लगाया भाई, एकदम से $300 का मुनाफा हो गया, मुझे फ़ायदा हो गया, सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, आज तो घर जाएंगे मिठाई शिठाई लेके जाएंगे, है ना। खैर ठीक है, तो ये वाली बात समझ आ गई कि कैसे हम आसान से तरीके से यूनिटरी मेथड को यूज़ करके हम अपनी परसेंटेजेस फाइंड करनी है तो परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें लाजमी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज़ भी हो, कभी डिक्रीज़ भी हो सकता है। उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास, मुझे एक क्वेश्चन सोचने दें कि जिसके अंदर हमारे पास जो है एक वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, चलो कोई ऐसे हुआ, आफ्टर losing 25% of his pocket money, Arsalan is left with 300 rupees in his pocket. Find the total pocket money he had. पॉकेट मनी मिली थी यार घर से, ठीक है, नया मंथ शुरू हुआ था, अभी हमने कमाना शुरू नहीं किया, बाहर निकले हैं, पैसे कहीं ना 25% ऑफ द पॉकेट मनी कहीं गिर गई यार, बड़ा उदास फिर रहे हैं। अब दोस्तों के साथ जाएंगे तो दोस्त तो बर्गर शर्गर खा लेंगे, तो हम बैठे मुंह देखेंगे, है ना, कि हमारे तो भाई पैसे गिर गए, पैसे गिरने के बाद रह भी 300 रुपया गया, महीना पूरा गुजारा करना है, पॉकेट मनी चल रही है भाई। तो खैर, आफ्टर लूजिंग 25% ऑफ हिज पॉकेट मनी, अरसलान इज लेफ्ट विद ₹300, $300 होते तो कोई मसला नहीं था, ₹300 इन हिज पॉकेट। फाइंड द टोटल पॉकेट मनी ही हैड। पॉकेट मनी मिली कितनी थी ये तो बताओ ना, परसेंटेज बता रहे हो कि भाई 25% उड़ गई, 25% उड़ गई, पैसे बताओ कितने गिरे हैं, ठीक है। टोटल कितने थे सॉरी। अब यहाँ पर हमारे पास है रुपीज़, आप रुपीज़ भी लिख सकते हैं, पॉकेट मनी भी लिख सकते हैं, और एक है हमारे पास परसेंट। अभी हमारे पास जो है वो है 300 रुपीज़। अब ये जो 300 रुपीज़ हैं ये कितने परसेंट हैं? जो टोटल थे उनमें से 25 क्या हो गए, कम, गिर गए, कहीं घूम गया, वो अब किसी और के नसीब में सदका कर दिया, ठीक है, ज़बरदस्ती का सदका हो गया। तो 300 हमारे पास अब हैं 75%। पहले 100% थे ना, 100% में से 25% क्या हुआ, कहीं गिर गए। अब जो 75% अमाउंट है वो कितनी है आपके पास, 300। तो हमने क्या फाइंड करनी है, हमने 100% चेक करनी है वैल्यू कि 100% क्या थी, वो है x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 300 इंटू 100 इक्वल्स 75x। 75 इधर आके डिवाइड होगा, x इक्वल्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 रुपीज़। 400 रुपये मिले थे अब्बा जी से, नुकसान हो गया। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक चीज पूछी होती है कि फाइंड द अमाउंट इन रुपीज दैट वर लॉस्ट, रुपीज में बताओ कि कितने पैसे गुम हुए हैं, बस आराम से ये बता दो कि पैसे गुम कितने हुए हैं। अगर तो ये चीज़ पहले सॉल्व कर ली है तो फिर तो हमने क्या करना है, 400 में से 300 माइनस कर देना, पता लग गया कि 100 गुम हो गए, है ना। लेकिन अगर ये चीज़ फाइंड ना की हो और फिर हमारे पास ये क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, हमें ये पता है रुपीज़ और अमाउंट, ठीक है, कि कितने रुपीज़ हैं अभी हमारे पास 300, और अमाउंट के सॉरी नॉट अमाउंट, परसेंटेज, यार क्या कर रहे हैं यार, 100 रुपया गिरने का दुख हो गया भाई, गम लग गया।
परसेंटेज की जगह भी अमाउंट लिख रहे हैं। तो ये 300 हमारे पास है 75%। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि गुमे कितने पैसे। क्वेश्चन में बताया है कि 25% गुम गए, तो 25% गुमे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 25 लिखें और यहाँ पे लिख दें x, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 300 इंटू 25 इक्वल्स 75x। 75 इधर आके डिवाइड होगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 100 रुपीज़। ठीक हो गई बात। अभी परसेंटेज के अंदर तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस निकालना शुरू करें था, तो इतने क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि हम अगले 4 लेक्चर्स में क्वेश्चंस ही करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर तो अभी हम यही है भाई, बोर्ड फिल हो गया और कोई हमारे पास खास जगह भी नहीं है करने के लिए। अगला लेक्चर जो होगा ना उसके अंदर हम करेंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के अंदर भी दोबारा से परसेंटेजेस यूज़ होती हैं, वहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज आ जाती है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाती हैं, तो उसके अंदर भी परसेंटेजेस यूज़ होंगे, वहाँ पे भी हम इनको सॉल्व करेंगे। फिर आगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, उसके अंदर भी परसेंटेजेस यूज़ होंगे, वहाँ पे भी हमारी प्रैक्टिस थोड़ी परसेंटेजेस की फर्दर और हो जाएगी क्वेश्चंस की। अब इसमें यह है कि जिनके पास 7th एडिशन है बुक का, डी सिलेबस का, उसमें तो आई थिंक ये चैप्टर नंबर बनता है चैप्टर नंबर 8 परसेंटेजेस का, सही है। और जिनके पास 6th एडिशन है उसमें चैप्टर नंबर 8 एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया है, उसके बाद जाके आगे जाके परसेंटेजेस का आता है चैप्टर जहाँ पे परसेंटेजेस के क्वेश्चन है। बुक में से निकालें चुप करके परसेंटेजेस के क्वेश्चन, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप सिंपली उसको क्या करें, कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ वो बता दें कि सर 7th एडिशन है D1 एक्सरसाइज ये, उसका क्वेश्चन नंबर ये, पार्ट ये नहीं सॉल्व हो रहा, बता दें, तो मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये सिर्फ परसेंटेजेस के सेक्शन के लिए नहीं, जितना भी अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ ना, उन सारों से रिलेटेड अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नज़र आता है कि जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और आप चाह रहे हैं उसके अंदर आपको असिस्टेंस मिल जाए, तो आप बस उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें कि ये वाला क्वेश्चन बता दें। ठीक है, और कुछ लोग मेरे से प्रॉपर पूरे सॉल्यूशन, बुक के सॉल्यूशंस और ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो मेरे पास नहीं है। आप लोग ऑनलाइन उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो शायद आपको वहाँ से बुक के सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएं, टीचर्स गाइड वगैरह मिल जाती होती है। मैंने आज तक कभी बुक के सॉल्यूशंस ना बनाए, ना मैंने कभी डाउनलोड किए, बस क्वेश्चन आता है सामने, सॉल्व कर लेते हैं और समझा देते हैं। ठीक हो गया, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।